नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। विजयपुरा जिले के इंडी टाउन की अक्का महादेवी कॉलोनी में किसान बीरप्पा पुजारी अपनी पत्नी सुनंदा और दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लगता था। बीरप्पा खेती करता और परिवार का ख्याल रखता। बच्चे पढ़ाई में लगे रहते और घर का काम सुनंदा संभालती। लेकिन घर के अंदर सुनंदा का अपने पड़ोसी सिद्धप्पा के साथ कुछ गलत रिश्ता चल रहा था। 2.5 साल पहले बीरप्पा और उसका परिवार अंजू तागी गांव में रहता था। वहीं पास में कट्टानगेरी इलाके में सिद्धप्पा का परिवार रहता था। सिद्धप्पा और बीरप्पा पुजारी की जमीनें पास पास थीं। शुरू में दोनों परिवार केवल पड़ोसी थे। बातचीत और मिलने जुलने से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। समय के साथ सुनंदा और सिद्धप्पा के बीच दोस्ती और ज्यादा करीब हो गई। पति बीरप्पा की गैर मौजूदगी में सुनंदा अक्सर सिद्धप्पा से मिलने लगी और यही धीरे धीरे उनका रिश्ता अवैध हो गया। जब बीरप्पा खेतों पर काम करने जाता, तब सुनंदा और सिद्धप्पा अक्सर अकेले समय बिताने लगे। धीरे धीरे सुनंदा और सिद्धप्पा की नजदीकियां बढ़ने लगीं और उनका रिश्ता शारीरिक रूप से भी बदल गया। रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों गांव-गांव घूमने भी लगे। जब बीरप्पा को इस बारे में भनक लगी, तो उसने अपनी पत्नी को डांटा और सख्त चेतावनी दी कि वह इस रिश्ते को तुरंत खत्म करे। लेकिन सुनंदा ने न तो दूरी बनाई और न ही अपने प्रेमी से नाता तोड़ा। यही रिश्ता आगे चलकर एक खौफनाक साजिश में बदल गया। करीब 2.5 साल तक सुनंदा और सिद्धप्पा का रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। इसी दौरान बीरप्पा ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और परिवार को लेकर इंडी टाउन की अक्का महादेवी कॉलोनी में किराए के घर में आकर बस गया। बीरप्पा को लगा था कि जगह बदलने से पत्नी पुराना रिश्ता भूल जाएगी और घर परिवार पर ध्यान देगी। लेकिन यह सोच गलत साबित हुई। कुछ दिन पहले ही उसने सुनंदा को फिर से सिद्धप्पा से फोन पर बातें करते हुए पकड़ लिया। इसी से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और घर में मारपीट भी हुई। उसी दिन सुनंदा ने तय कर लिया कि वह अपने पति से छुटकारा पाएगी और इसके लिए अपने प्रेमी सिद्धप्पा की मदद लेगी। सुनंदा ने अपने प्रेमी सिद्धप्पा को फोन किया और पूरी योजना के बारे में बताया। 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात बीरप्पा खेत से लौटकर खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गया। देर रात सुनंदा ने सिद्धप्पा को फोन किया और घर बुला लिया। थोड़ी देर बाद सिद्धप्पा अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा। सुनंदा ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आई। उस समय बीरप्पा नींद में था। सिद्धप्पा उसके ऊपर बैठ गया और गला दबाने लगा। उसका साथी नीचे बैठकर उसके गुप्तांगों पर हमला करने लगा। इस दौरान सुनंदा भी मौजूद थी और बार बार कह रही थी सुनंदा भी वहीं थी और बार बार कह रही थी कि इसे मार डालो। लेकिन नींद में दबे बीरप्पा ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। इस दौरान उसका पैर फ्रिज से टकरा गया और जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर मकान मालिक बाहर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तभी बीरप्पा का 8 साल का बेटा भी जाग गया और दरवाजा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख सिद्धप्पा और उसका दोस्त तुरंत वहां से भाग निकले। दरवाजा खुलते ही मकान मालिक और उनकी पत्नी अंदर पहुंचे तो सामने खून से लथपथ और बुरी तरह घायल बीरप्पा पड़ा था। गले और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आनन फानन में पड़ोसियों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में भर्ती कर लिया। उसी समय पुलिस को भी सूचना दी गई। बयान देते हुए बीरप्पा ने साफ साफ बताया कि उसकी पत्नी सुनंदा ने प्रेमी सिद्धप्पा को बुलाकर उसके कत्ल की साजिश रची थी और खुद अपने मुंह से कहा था, इसे खत्म कर दो। बीरप्पा के बयान के आधार पर इंडी टाउन पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। एफआईआर में साफ लिखा गया कि एक हमलावर उसकी छाती पर बैठकर गला दबा रहा था, दूसरा उसके पैरों और गुप्तांगों पर हमला कर रहा था और उस दौरान उसकी पत्नी सुनंदा उन्हें उकसा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनंदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसका प्रेमी सिद्धप्पा और उसका साथी उस रात के बाद से ही फरार हो गए। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी की निगरानी में पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच सिद्धप्पा ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वीडियो में उसने कहा कि इस पूरी साजिश का असली जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड सुनंदा ही है। उसने बताया कि 2.5 साल से उसका और सुनंदा का रिश्ता था, लेकिन जो कत्ल की कोशिश हुई वह पूरी तरह सुनंदा की योजना थी। सिद्धप्पा ने कहा कि अगर वह सच भी बताए तो कानून और महिलाओं के पक्ष की वजह से पुलिस शायद उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी और अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसके लिए सिर्फ सुनंदा ही जिम्मेदार होगी।
वीडियो सामने आने के 10 दिन बाद इस कहानी में सबसे बड़ा धमाका हुआ। कट्टानगेरी इलाके के पास जंगल में स्थानीय लोगों ने एक लाश को पेड़ पर लटकते देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। लाश कई दिन पुरानी थी और हालत भी खराब हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। लोगों ने शव की पहचान सिद्धप्पा के रूप में की। लाश की हालत देखकर पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी माना। शव कई दिन पुराना था और हालत काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों में यह चर्चा होने लगी कि क्या सच में सिद्धप्पा ने खुदकुशी की थी या फिर उसकी मौत के पीछे कोई नई साजिश छिपी हुई थी। लेकिन सिद्धप्पा के साथ दफन हो चुका वो सच अब शायद कभी सामने न आ पाए। इस पूरे मामले ने इंडी टाउन ही नहीं, पूरे विजयपुरा जिले को हिला दिया। पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी जेल में है, प्रेमी पेड़ से झूलता हुआ मिला और पति अस्पताल के बिस्तर पर अपनी टूटी जिंदगी समेट रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन मासूम बच्चों की हो रही है जिनकी मां जेल में है और पिता मौत से लड़ते लड़ते जख्मी हालत में पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि एक अवैध रिश्ते ने न सिर्फ एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि 3 जिंदगियां तबाह कर दी। और आज की दूसरी कहानी भोपाल की है। 12 दिसंबर 2018 की बात है। भोपाल के ऐशबाग थाने में टीआई अजय नायर रात करीब 8 बजे ऑफिस में थे। तभी ऐशबाग के रहने वाले शील कुमार अपनी 24 साल की बेटी रुचिका चौबे के साथ थाने आए। उन्होंने बताया कि उनका 19 साल का बेटा आयुष शाम को किसी से मिलने के लिए कोचिंग की तरफ निकला था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेटे के मोबाइल पर किसी ने कॉल करके कहा कि आयुष उनके कब्जे में है और उसे छोड़ने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। शील कुमार ने अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई और उसे वापस लाने की मांग की। मामला अपहरण का था, इसलिए टीआई ने उसी समय सूचना एसपी राहुल लोढ़ा व एडिशनल एसपी संजय साहू तथा जहांगीरबाद सीएसपी सलीम खान को भी दे दी। सूचना मिलते ही दोनों पुलिस अधिकारी ऐशबाग थाने पहुंच गए। शील कुमार अपनी बेटी रुचिका के साथ वही थाने में थे। एसपी राहुल लोढ़ा ने दोनों से अच्छी तरह पूछताछ की, लेकिन उनकी कहानी एसपी साहब को ठीक नहीं लगी। कारण यह था कि शील कुमार एक निजी बस कंपनी में ड्राइवर थे और उनकी सैलरी इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वहीं उनकी बेटी रुचिका एक बीमा कंपनी में काम करती थी और उसे महीने का 14,000 रुपए मिलता था। जाहिर था कि कोई भी बदमाश एक आम परिवार के बेटे को सिर्फ 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अपहरण नहीं करता। शील कुमार और उनकी बेटी ने बताया कि आयुष के घर से निकलने के कुछ ही घंटे बाद ही बदमाश ने फिरौती के लिए कॉल की थी। असल में आमतौर पर बदमाश किसी का अपहरण करके 2-4 दिन बाद ही फिरौती मांगते हैं, जब परिवार काफी परेशान हो जाता है। शील कुमार के घर जो कॉल आई थी वह आयुष के ही फोन से की गई थी। बाद में वह फोन बंद कर दिया गया। पुलिस ने शील कुमार और उनकी बेटी से जरूरी बातें पूछने के बाद आयुष के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें भरोसा दिलाकर घर भेज दिया कि पुलिस जल्द ही आयुष को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद एसपी के निर्देशन में थाना पुलिस आयुष को तलाशने लगी। पुलिस ने आयुष के फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था। इसके अलावा पुलिस ने जांच कर यह भी पता लगा लिया कि जिस समय आयुष के फोन से फिरौती की कॉल की गई उस समय उसकी लोकेशन बीना शहर में थी। इसके बाद फोन बंद कर दिया गया था। कोई और रास्ता मिलते न देख पुलिस अपहर्ताओं के फोन आने का इंतजार करने लगी। पुलिस ने शील कुमार को समझा दिया था कि उन्हें फोन पर अपहर्ताओं से कैसे बात करनी है। एक तरफ पुलिस आयुष का पता लगाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ उस पर आयुष को सुरक्षित लाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आयुष की बहन रुचिका और उनके परिवार के पुराने जानकार गौरव जैन रोज थाने आते और थाना प्रभारी से पूछते कि जल्दी से जल्दी आयुष का पता लगाएं। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल फैला रखा था। आयुष के साथ पढ़ाई करने वाले दोस्तों से भी पूछताछ की गई कि आयुष की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी या किसी लड़की के साथ प्यार का मामला तो नहीं था। दोस्तों ने दोनों बातों से इनकार किया। पुलिस को कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला जिससे जांच आगे बढ़ सकती। उधर समय बीतने के साथ अपहर्ता बार बार फोन कर आयुष के परिवार पर जल्द से जल्द फिरौती देने का दबाव बना रहे थे। समस्या यह थी कि हर बार वे अलग अलग जगह से कॉल कर रहे थे। 24 दिसंबर को एक बदमाश ने आयुष के पिता को फोन कर धमकी दी और कहा कि वह 25 दिसंबर दोपहर को सीहोर के क्रिसेंट वाटर पार्क पर पैसे लेकर पहुंचे। पैसे देने के बाद ही आयुष को छोड़ दिया जाएगा। शील कुमार ने यह बात एडिशनल एसपी संजय साहू और टीआई अजय नायर को बता दी। एसपी ने इस बात से अंदाजा लगा लिया
कि बदमाश बहुत चालाक हैं। 25 दिसंबर को प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और बड़े अधिकारी उस समारोह में बिजी रहने वाले थे। लेकिन एडिशनल एसपी संजय साहू यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टीआई के अलावा अन्य पुलिस टीमों को सादा कपड़ों में सुबह से ही सीहोर के क्रिसन वाटर पार्क में तैनात कर दिया, ताकि अपहर्ता किसी भी हालत में बच न पाए। पुलिस को यह भी पता था कि 24 दिसंबर को अपहर्ता के फोन की लोकेशन विदिशा जिले के गंजवासोदा में थी। इसलिए पुलिस ने सुबह से ही क्रिसन वाटर पार्क में घेराबंदी कर दी। शपथ ग्रहण समारोह से फुर्सत होते ही एडिशनल एसपी भी सादा कपड़ों में वहां पहुंचे। पुलिस वहां दिन भर चौकसी करती रही, लेकिन शील कुमार से रुपयों वाला बैग लेने कोई नहीं आया। इसलिए पुलिस टीम निराश होकर शाम को वापस लौट आई। लेकिन इस बीच टीआई अजय नायर को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। हुआ यूं कि घर वापस आने के थोड़ी देर बाद ही शील कुमार के पास अपहर्ता की तरफ से फोन आया। फोन में उसने उन्हें गालियां दी और धमकी दी कि अगर आगे से पुलिस को साथ लाए तो आयुष की लाश उनके घर भेज दी जाएगी। यह सुनकर शील कुमार बहुत घबरा गए। उन्होंने बदमाश की इस नई धमकी के बारे में टीआई अजय नायर को भी बता दिया। अब तक पुलिस केवल बाहरी लोगों पर शक कर रही थी, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि आयुष के परिवार के बीच ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी हर गतिविधि की जानकारी बदमाशों तक पहुंचा रहा है। इसलिए टीआई अजय नायर ने शील कुमार से पूछा, आपके अलावा आपके परिवार या जान पहचान में ऐसा कौन है जिसे पुलिस की हर एक गतिविधि की जानकारी मिल रही है? शील कुमार ने बताया कि वह अपनी बेटी रुचिका के अलावा किसी को कुछ नहीं बताता। टीआई ने सोचा कि सगी बहन भाई के अपहरण में किसी का साथ क्यों देगी। एएसपी संजय साहू के निर्देश पर टीआई नायर ने रुचिका चौबे की कॉल डिटेल्स चेक करवाई और उसके बारे में और जांच कराई। पता चला कि मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली रुचिका की लाइफस्टाइल काफी हाई प्रोफाइल थी और उसके सपने भी बड़े थे। पुलिस को यह भी पता चला कि रुचिका का बॉयफ्रेंड गौरव जैन आयुष के बारे में काफी रुचि ले रहा था। गौरव जैन रुचिका का पड़ोसी था और दवाइयों का बड़ा व्यापारी था। इस तरह पुलिस के सामने शक करने के लिए दो नाम थे। पहला रुचिका, जो आयुष की बड़ी बहन थी, और दूसरा गौरव जैन, जो शहर का मशहूर दवा कारोबारी था। पुलिस ने जब रुचिका और गौरव दोनों के फोन नंबरों की कॉल डिटेल चेक की तो एसपी साहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि जब भी अपहर्ता ने शील कुमार को फिरौती के लिए कॉल किया, उसके थोड़ी देर पहले या बाद में रुचिका ने गौरव से फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, रुचिका से बात करने के तुरंत बाद गौरव हर बार एक और फोन नंबर पर बात करता था। यह संयोग नहीं हो सकता था क्योंकि संयोग एक बार होता है, बार बार नहीं। पुलिस ने पता लगाया कि गौरव जिस नंबर पर कॉल करता था वह उसकी दुकान पर काम करने वाले नौकर अतुल का था। जांच में यह भी सामने आया कि अतुल उसी दिन से छुट्टी लेकर गायब था जिस दिन आयुष लापता हुआ था। यह जानकारी मिलते ही एएसपी संजय साहू को पूरी तस्वीर साफ हो गई। उन्होंने पुलिस टीम को गौरव को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन पता चला कि गौरव भोपाल में नहीं है और उसके फोन की लोकेशन आगरा की मिल रही है। इसके बाद ऐशबाग थाने की टीम आगरा रवाना हो गई, लेकिन टीम के आगरा पहुंचने से पहले ही गौरव के मोबाइल की लोकेशन बदल गई और भोपाल की तरफ आने लगी। समय का हिसाब लगाकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि गौरव तमिलनाडु एक्सप्रेस में बैठकर भोपाल आ रहा है। इसलिए पुलिस की टीम ट्रेन के भोपाल पहुंचने से पहले ही स्टेशन पहुंच गई और जैसे ही गौरव उतरा, उसे पकड़ लिया गया। गौरव के अलावा किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही पुलिस गौरव को पूछताछ के लिए थाने लाई, उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर रुचिका भी वहां पहुंच गई। यह देखकर एएसपी संजय साहू को यकीन हो गया कि पुलिस ने सही लोगों पर हाथ डाला है। गौरव कोई बार बार अपराध करने वाला नहीं था, इसलिए पुलिस की थोड़ी सी पूछताछ में ही टूट गया। उसने मान लिया कि अपनी प्रेमिका रुचिका की आर्थिक मदद करने के लिए उसने आयुष के अपहरण का नाटक रचा था। इसमें रुचिका के साथ खुद आयुष भी शामिल था। गौरव ने बताया कि इस काम में उसने अपने नौकर अतुल को भी साथ लिया था। गौरव ने पुलिस को यह भी बताया कि कल तक आयुष और अतुल उसके साथ आगरा में थे। वहां से तीनों साथ लौटे थे। आयुष अलग डिब्बे में बैठा था और भोपाल स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से इंदौर चला गया, जबकि अतुल उसके साथ ही था। लेकिन पुलिस अतुल को नहीं पहचानती थी, इसलिए जब स्टेशन पर पुलिस ने गौरव को पकड़ लिया तो उसके पीछे पीछे चल रहा अतुल भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल भागा। अब आगे की कार्रवाई से पहले आयुष को गिरफ्तार करना जरूरी था।
गौरव से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चल गया कि आयुष इंदौर में कहाँ ठहरा है। भोपाल पुलिस ने यह सूचना तुरंत इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने दबिश देकर आयुष को पकड़ लिया और उसे सौंपने के लिए भोपाल पुलिस की टीम इंदौर रवाना हो गई। कुछ ही घंटों में भोपाल पुलिस आयुष को इंदौर से लेकर लौट आई। उधर पूरे मामले में रुचिका का नाम पहले ही सामने आ चुका था, इसलिए पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह जब आयुष, गौरव और रुचिका तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए, तो अपहरण की सनसनीखेज साजिश का सच सामने आ गया। दवाइयों का होलसेलर कारोबारी गौरव जैन भी ऐशबाग थाना इलाके की उसी गली में रहता था जिसमें रुचिका अपने माता पिता और छोटे भाई आयुष के साथ रहती थी। यह परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन रुचिका अपनी खूबसूरती और अच्छे तरीके से रहने कारण सबको खास लगती थी। रुचिका के सपने भी बड़े थे। वह अपने भाई को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए खुद की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में नौकरी कर ली थी। असल में रुचिका का परिवार जबलपुर का रहने वाला था। गौरव और रुचिका का रोज का टाइम लगभग एक जैसा था। जब गौरव दुकान के लिए निकलता, तो उसी समय रुचिका भी ऑफिस जाती थी। इसी वजह से गली में अक्सर उनकी मुलाकात हो जाती, जिसके चलते पहले आंखों से आंखें टकराईं, फिर एक दूसरे को देखकर चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ ही समय में दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। शुरू में वे बाहर मिलते थे, बाद में गौरव रुचिका के घर भी आने जाने लगा। रुचिका के परिवार की आर्थिक हालत गौरव से छिपी नहीं थी, जबकि गौरव के पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती थी। रुचिका के कहने पर वह समय समय पर उसके परिवार की मदद करने लगा। माता पिता भी यह समझते थे कि कोई भी लड़का बिना मतलब इतना मददगार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अनदेखा करना ही बेहतर समझा। नतीजा यह हुआ कि रुचिका और गौरव का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। गौरव अक्सर रुचिका को अपने साथ घुमाने ले जाता, लेकिन लौटने पर उसकी मां कभी बेटी से सवाल नहीं करती थी। वजह साफ थी, गौरव ने उस समय परिवार की मदद की थी जब पैसों की कमी के कारण आयुष का दाखिला रुकने वाला था। आयुष अब बड़ा हो चुका था और यह समझता था कि गौरव सिर्फ उसकी बहन से नजदीकी बनाने के लिए ही मदद करता है। यह जानने के बाद भी आयुष उसे पसंद करता था। कई बार तो वह गौरव और बहन के साथ घूमने भी चला जाता, और जब उसे लगता कि उसकी मौजूदगी ठीक नहीं है तो किसी बहाने से अलग हो जाता था। धीरे धीरे रुचिका और गौरव का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रुचिका के परिवार को उसकी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। गौरव की जिद के कारण उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। गौरव लगातार रुचिका की आर्थिक मदद करता था, लेकिन उसकी जरूरतें और बड़ी थीं। इन्हें पूरा करने के लिए रुचिका ने अलग अलग बैंकों से बड़ा कर्ज ले लिया। वह सोचती थी कि शादी के बाद गौरव ही यह कर्ज चुका देगा, लेकिन हालात अचानक बदल गए। करीब 2 साल पहले गौरव के घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें रुचिका के परिवार को भी बुलाया गया था। रुचिका अपनी मां और भाई के साथ वहां गई, जबकि उसके पिता उस दिन कंपनी की बस लेकर खंडवा गए थे। संयोग से जब रुचिका का परिवार कार्यक्रम में था, उसी समय उसके पिता शील कुमार शराब पीकर घर लौटे। घर पर ताला लगा देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। जब शील कुमार को पता चला कि रुचिका पूरा परिवार लेकर गौरव के घर गया हुआ है, तो नशे में वह वहां पहुंच गया और गालियां देने लगा। उसने गौरव के रिश्तेदारों के सामने रुचिका और गौरव के रिश्ते के बारे में सब बता दिया। इस घटना के बाद गौरव के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। मजबूरी में गौरव को रुचिका की बजाय परिवार की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ी। इस घटना के बाद गौरव का रुचिका के घर आना जाना कम हो गया, लेकिन दोनों का प्यार पहले की तरह बना रहा। इसमें रुचिका का भाई आयुष भी दोनों की मदद करता रहा। गौरव भी इस दौरान रुचिका और आयुष की मदद करता रहा, लेकिन गौरव से शादी होने के भरोसे रुचिका ने जो बैंक से लोन लिया था, वह उसके लिए बोझ बन गया। उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह लोन की किश्त समय पर चुका सके। गौरव मदद करना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम उसके लिए भी आसान नहीं था। इसलिए तीनों मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करने लगे। इसके लिए रुचिका और आयुष ने अपनी पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेचने का फैसला किया। दोनों का मानना था कि इससे लगभग 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन शील कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। इस समय गौरव की पत्नी के पेट में 7 महीने का बच्चा था, इसलिए गौरव ज्यादा समय रुचिका के साथ नहीं बिता सकता था। उसकी योजना थी कि नए साल पर आयुष की मदद से रुचिका को लेकर भोपाल से बाहर चले।
उनका विचार था कि आयुष अपनी बहन रुचिका को लेकर निकल जाएगा और गौरव पीछे से उनके साथ जुड़ जाएगा। इस योजना को बनाने के लिए कुछ दिन पहले तीनों एक होटल में मिले। आयुष ने गौरव से कहा कि वह रुचिका को कहीं ले जाए और हम घर में यह अफवाह फैला देंगे कि आयुष का अपहरण हो गया है। फिर उसके पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगेंगे। इस तरह गौरव को नए साल पर रुचिका के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और हमें पैसा भी मिल जाएगा। गौरव ने सुझाव दिया कि अगर वह और रुचिका दोनों एक साथ गायब हो गए तो लोग तुरंत समझ जाएंगे कि बात क्या है, इसलिए आयुष को ही गायब होना होगा। अपहरण के नाम पर 2-4 दिन में ही शील कुमार से पैसा लिया जाएगा और नए साल पर तीनों घूमने जाएंगे। गौरव का यह आइडिया तीनों को अच्छा लगा। योजना बनाई गई कि आयुष गायब होगा और रुचिका के पिता शील कुमार आसानी से जबलपुर की जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती देंगे। इस पैसे से रुचिका का कर्ज भी चुक जाएगा और बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस काम में गौरव ने अपनी दुकान के नौकर अतुल को पैसों का लालच देकर शामिल किया ताकि वह फिरौती के लिए फोन करे और पैसा लेने जाए। पूरी योजना फाइनल करने के बाद 12 दिसंबर को आयुष को कोचिंग जाने के बहाने घर से बाहर निकाला गया और गौरव उसे अतुल के साथ मिसरोद के एक होटल में ठहरा गया। थोड़ी ही देर बाद अतुल ने आयुष के घर फिरौती के लिए कॉल किया। 1 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने आयुष को मिसरोद से निकालकर पहले छतरपुर में रखा और फिर अतुल के साथ आगरा भेज दिया। इस बीच एसपी अतुल लोढ़ा और एएसपी संजय साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए केस का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रुचिका, उसके भाई आयुष और प्रेमी गौरव जैन से विस्तार से पूछताछ की और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पहली गलती रुचिका और आयुष की थी। उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दी पैसा कमाने की चाह में अपहरण का नाटक बनाया। यह गलत फैसला था क्योंकि इससे उनका परिवार और खुद वे मुश्किल में पड़ गए। दूसरी गलती गौरव की थी। उसने प्यार और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और इस योजना में शामिल होकर अपराध किया। तीसरी गलती अतुल की थी। उसने पैसों के लालच में इस अपराध में हाथ बढ़ाया। इस कहानी में पिता की गलती भी थोड़ी बहुत कही जा सकती है। शील कुमार की गलती यह थी कि उन्होंने शुरुआत में अपने बच्चों के फैसलों पर पूरी नजर नहीं रखी। जब गौरव और रुचिका के बीच संबंध गहरे हो रहे थे और कर्ज लेने जैसी योजनाएं बन रही थीं, तो उन्होंने शुरुआती चेतावनी संकेतों को अनदेखा किया। लेकिन यह कोई सजग अपराध या जानबूझकर की गई गलती नहीं थी। यह ज्यादा अनजाने में हुई लापरवाही थी। बिना सोच समझे पैसे कमाने या किसी शॉर्टकट की तरफ जाना हमेशा मुसीबत लाता है। प्यार और भरोसा अच्छे काम के लिए होना चाहिए। गलत काम में भरोसा करना नुकसान दे सकता है। परिवार और माता पिता को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। मुश्किल हालात में सही रास्ता अपनाना ही सुरक्षित और सही तरीका है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।